8वीं की एक छात्रा पढ़ाई के दौरान स्कूल के टीचर ने उसे डांट लगाई, लेकिन छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके की है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने घर में फांसी लगा ली। बच्चे के पिता ने तंगहाली की वजह से 6 महीने उसके स्कूल की फीस नहीं जमा की थी। इस बच्चे को टॉर्चर करा गया है फीस के ऊपर, पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत करा गया है। बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे के पिता का कहना है कि उनके बेटे को या तो कई दिनों से स्कूल से लौटा दिया जाता था या उसे सबके सामने डांट फटकार होती थी। इसी बात से दुखी होकर उसने घर पर आकर फांसी लगा ली। पेपर भी ना लिए, हाफे ली, उनमें से भगा दिए। कल खड़ा करके रखा मार पीट के। 15 साल का बच्चा इंसल्ट ना समझता। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी आ रहे हैं। सीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन के सफर को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 55 पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये पेंटिंग्स दुबई में रहने वाले पेंटर अकबर खान ने तैयार की है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में होने वाले पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट में शामिल होंगे। इस जल समिट से यूपी बिहार के बीच जलमार्ग की संभावनाओं की तलाश हो रही है। शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका समेत आधा दर्जन देशों के विशेषज्ञ आ रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जलमार्ग के विकास के लिए मंथन करेंगे। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी पहुंच रहे हैं। पीएम के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन है। 55 चित्रों के माध्यम से पीएम मोदी के पूरे जीवन को दिखाया जा रहा है। गुजरात के सीएम से देश के पीएम बनने तक की कहानी, मोदी के हिमालय प्रवास, मन की बात से जुड़ी पेंटिंग भी हैं। अकबर खान ने पेंटिंग्स बनाई हैं और काशी को कुछ सौगात भी मिलने जा रही हैं। इन सब के बीच सीएम बीएचयू आदर्श ग्राम सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रविदास घाट पर भी कई कार्यक्रम हैं, वहां पर भी जाएंगे। और सबसे अहम बात यह कि जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है वाटरवेज का, उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इस जल समिट से यूपी बिहार के बीच जलमार्ग की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ गए हैं वाराणसी से। नीतीश, ये जो प्रदर्शनी है, ये जो बैठकें हैं, इसके बारे में बताइए, कितने बजे से पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्या महत्वपूर्ण है? अवधेश जी, अगर कार्यक्रम की बात करें तो 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम योगी 10 बजे काशी पहुंचेंगे और 5 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। कुल 7 घंटे का कार्यक्रम बनारस में। सबसे पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, वहां प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के जीवनी पे आधारित जो फोटो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से फिर रविदास घाट जाएंगे। रविदास घाट पर जेटी का उद्घाटन करेंगे। सिर्फ जेटी बनारस ही नहीं, बल्कि बनारस के अलावा गाजीपुर और अन्य जिलों में जिस तरह कुल 15 जेटी मिली है। गंगा में जो मार्ग है, अगर बात करें तो गंगा के किनारे पर आमतौर पर दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, लोग गहराई में चले जाते थे। एक तरफ आकर्षण और दूसरी तरफ सुरक्षा का संदेश देती हुई ये जेटी, और इसका उद्घाटन आज यहाँ से मुख्यमंत्री करेंगे। और इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी कार्यक्रम है अगर बात करें तो। और फिर वहाँ से सीएम योगी शहंशाहपुर जाएंगे और शहंशाहपुर में वहाँ पर गैस संयंत्र को देख के और फिर वहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो कुल 7 घंटे का कार्यक्रम है। काशी में तैयारियाँ पूरी हैं। जगह जगह जो अधिकारी हैं, चाहे वो जहाजरानी मंत्रालय से जुड़े हुए हों या फिर गंगा की स्वच्छता से जुड़े हों, का बनारस में स्वच्छता से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, सभी पूरी तरह से अलर्ट पे हैं। हम इस वक्त सर्किट हाउस के बाहर मौजूद हैं और तैयारियां आप देखें, सर्किट हाउस के बाहर सुरक्षा भी लगाई जा चुकी है। हालांकि सर्किट हाउस आगमन का सीएम का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना अगर जताई जाती है, चूंकि काशी पूरी तैयार रहती है, तो हर तरफ आपको यहाँ पे चूने का छिड़काव और इसके साथ ही जो तैयारियां हैं वो पूरी मिलेंगी। तो हर ओर सुरक्षा के चौकस इंतजाम है। इसके साथ ही तैयारियां पूरी है। पूरी रात एक एक जो विभाग है उन अधिकारियों की बैठक हुई और बैठक होने के बाद पूरी रात तैयारियों का दौर यहाँ पर चलता रहा है। तो सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं और प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित
जो फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है उसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अवधेश जी, बिल्कुल, कितने बजे नीतीश पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री? और जो वाटरवेज को लेकर कार्यक्रम है उसमें भी सर्बानंद सोनोवाल आ रहे हैं, पीयूष गोयल होंगे, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे 10 बजे का कार्यक्रम है। 10 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे रविदास घाट जाएंगे। रविदास घाट के बाद फिर उसके बाद टीएफसी में जो कार्यक्रम है, टीएफसी में जो कार्यक्रम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर अन्य देशों के लोग भी पहुंचे हुए हैं और ये जो कार्यक्रम होगा, जो 2 दिवसीय सेमिनार होगा जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री यहां से करेंगे, आने वाले समय में निश्चित तौर पे जल मार्ग को लेकर एक बड़ा संदेश होगा। अवधेश जी, अगर बात करें तो बनारस से हल्दिया तक के जो जल मार्ग की तस्वीर कहीं ना कहीं सबकी आंखों में एक बस के रह जाती है। आने वाले दिनों में जब इस पर चर्चा होगी और चर्चा के साथ आने वाले दिनों में विदेशी पर्यटन किस तरह से संभावनाओं को लेकर आएगा, इन सारे विषयों पर इस पूरे सेमिनार में चर्चा होने वाली है। तो इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद शहंशाहपुर जाएंगे। शहंशाहपुर जाकर और फिर यहां से रवाना हो जाएंगे। बीएचयू के कार्यक्रम में भी जाना था मुख्यमंत्री को, लेकिन अभी बिल्कुल, तो विस्तृत कार्यक्रम है, नजर बनाए रखिएगा नीतीश। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। अवैध निर्माण के आरोपों से घिरे पूर्व भाजपा सांसद संजय सेठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को जवाब देने के बजाय नोटिस भेज दिया है। संजय सेठ को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शालीमार एमराल्ड अपार्टमेंट में अवैध निर्माण के लिए जवाब तलब किया था और जवाब दाखिल न करने पर अपार्टमेंट के अवैध निर्माण को ढाने की चेतावनी दी थी। लेकिन अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अवैध निर्माण पर जवाब देने की बजाय संजय सेठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को ही चिट्ठी लिखकर अपनी छवि धूमिल करने की बात कही है। संजय सेठ ने कहा कि न तो शालीमार एमराल्ड अपार्टमेंट उनके नाम पर है और न ही वो भूमि जिस पर अपार्टमेंट बना है। संजय सेठ ने एलडीओ को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि भविष्य में किसी भी मामले में ठोस जानकारी के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है। शालीमार एमराल्ड लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बना एक 8 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट है। आरोप है कि जांच में एलडीए को न तो इमारत का नक्शा पास मिला, न इमारत को कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। देखिए, यूपी में माफिया की कमर तोड़ी जा रही है। हजारों छात्रों का फ्यूचर बर्बाद करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। गोरखपुर में हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले माफिया के खिलाफ एक हफ्ते से कुर्की की कार्रवाई हुई है। डॉक्टर से माफिया बने अभिषेक यादव और उसके परिवार पर करीब 103 करोड़ की चल अचल संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है, जिसने नर्सिंग होम और फर्जी मेडिकल कॉलेज के जरिए हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के बाद अवैध तरीके से कमाई गई 103 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कुल कीमत 103 करोड़ 5,07,422 रुपये आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज को विधि अनुसार नियमानुसार कुर्क किया गया है। दरअसल बिना मान्यता के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाकर हजारों छात्रों के साथ जालसाजी की गई थी। छात्रों की शिकायत पर जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 16 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और एक हफ्ते से आरोपी की जमीन, घर, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग होम के अलावा करीब 8 से 10 गाड़ियां हैं। इसके अलावा अलग अलग बैंकों के 15 से ज्यादा खाते भी सीज कर दिए गए हैं। अभी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। विदेशी जमीन पर बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं। जिन्होंने आज कानपुर के गोविंदनगर इलाके में पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में यहां लोग एकजुट होकर नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई और कानपुर के रोशन अरोड़ा को वतन वापस लाने की मांग की है। इस प्रदर्शन में सिर्फ रोशन अरोड़ा का परिवार ही नहीं बल्कि इलाके के लोगों के साथ स्थानीय भाजपा विधायक भी शामिल हुए। पैदल मार्च और नारेबाजी के बाद इन लोगों की तरफ से पुलिस को ज्ञापन दिया गया। परिवार ने गोविंदनगर के एसीपी को भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा और रोशन अरोड़ा समेत गिनी देश में फंसे सभी 26 क्रू मेंबर्स को सकुशल भारत वापस लाने की मांग की है। दरअसल गिनी देश में भारतीय मर्चेंट नेवी के 26 क्रू मेंबर्स को बंधक बनाए जाने की खबर है, जिसमें कानपुर का रहने वाला रोशन अरोड़ा भी शामिल है।
बताया जा रहा है कि नाइजीरिया नेवी इन सभी को गिनी देश से अपने साथ नाइजीरिया ले जाने पर अड़ी है और इन सभी को बंधक बनाकर रखा गया है, जहां खाना पानी न मिलने की बात कही जा रही है। जिसके बाद अब कानपुर में रोशन अरोड़ा के परिवार ने वतन वापसी के लिए मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर का रुख करते हैं अमरोहा से। बड़ी खबर है जहां पर घर में सो रहे वृद्ध महिला की हत्या हुई है। जिंदा जलाकर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हसनपुर क्षेत्र के करन खाल गांव का मामला है। तो ये बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है जहां पर घर में सो रहे वृद्ध महिला की बेहद ही बेरहमी से हत्या की गई है। जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हसनपुर क्षेत्र के करन खाल गांव का यह मामला है। और बड़ी खबर फतेहपुर से भी है जहां पर चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। धर्मांतरण का आरोप स्कूल के 2 शिक्षकों पर लगा है। पुलिस ने एक आरोपी महिला टीचर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है जिसका नाम शबा जाहिद है, जबकि दूसरा टीचर मुकुल अभी भी फरार चल रहा है। धर्मांतरण के आरोपी दोनों शिक्षक सीपीएस स्कूल चित्रांश नगर में पढ़ाते थे। जांच के दौरान चर्च का स्कूल कनेक्शन भी सामने आने के बाद पुलिस ने अब सीपीएस स्कूल की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीपीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और दोनों आरोपी टीचर इसी स्कूल में लंबे समय से पढ़ाते थे। केस दर्ज होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षकों को बाहर नहीं निकाला है। फिलहाल स्कूल प्रबंधन पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि बीते 15 अप्रैल को कोतवाली पुलिस ने 35 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज किया था। पुलिस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 42 आरोपी अभी भी फरार हैं। पब्लिक स्कूल के संबंध में ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि मेरे कार्यभार ग्रहण से पूर्व वहाँ अप्रैल में मैं यहाँ जुलाई में आया हूँ। धर्मांतरण का केस वहाँ संज्ञान में आया था। पुलिस प्रशासन ने उसका संज्ञान ले लिया है। उसमें एफआईआर दर्ज भी हुई है एक तरफ, और जो विभागीय कार्रवाई होगी हमारे स्तर से उसको हम अमल में लाएंगे। और बड़ी खबर बागपत से है जहां प्रशासन की टीम ने 3 गैंगस्टर्स के करीब 34.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करके सील कर दी है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिन अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई उनमें से 2 अपराधी बड़ौद के लोहा व्यवसायी के अपहरण कांड में शामिल थे। पुलिस ने सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के शोभापुर गांव में कुख्यात मन्नू नाम की 15,08,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है, जबकि बड़ौद इलाके में लोहा व्यवसायी अपहरण कांड में शामिल 2 अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई। बागपत में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 गैंगस्टर की 34.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अपराधियों में लोहा व्यवसायी के अपहरण कांड में शामिल थे 2 आरोपी और इन पर कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने चिकन का मनपसंद पीस नहीं मिलने पर रेस्टोरेंट कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। मामला अंसल मॉल का है जहां कुछ दबंग किस्म के युवक डिनर के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, लेकिन खाने में चिकन का मनपसंद पीस नहीं मिलने पर टेबल से एक युवक उठता है, रेस्टोरेंट के कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन दबंग कर्मचारी को पीटते रहे। हालांकि इस दौरान मारपीट की तस्वीरें रेस्टोरेंट में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक सामने आया है। आप देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनपसंद जो चिकन का पीस था वो नहीं मिला तो कैश काउंटर पर जाकर ये पीटने लगे, उसको घसीट के ले गए और काफ़ी देर तक ये लोग मारपीट करते रहे और मारपीट की सारी तस्वीरें सामने आ गई। तो ये पूरी तस्वीर सामने आई है और इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर है जहां पर महिला दरोगा का गाली देते वीडियो वायरल हो रहा है। व्यापारी को गंदी गंदी गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकान पर कब्जा कराते समय व्यापारी को गाली दी और जा रहा है कि व्यापारी कमलेश कुमार गुप्ता सोनार गली में घड़ी की दुकान 2010 से है, जिस पर मकान मालिक से विवाद चल रहा है और मकान मालिक ने गैस कटर से दुकान का शटर काटकर सामान फेंक दिया था और इसी की जानकारी व्यापारी ने एयरपोर्ट चौकी प्रभारी सुनीता को दी तो उन्होंने व्यापारी के साथ गाली गलौज की, साथ ही धमकी देने का आरोप भी लगा है। पुलिस के सामने भी मकान मालिक ने गैस कटर से ताला काटकर अपना ताला जड़ दिया। घटना से व्यापारियों में रोष है।
कॉलर नहीं पकड़ते देखिए वही सब भाई पलते हो तो तुम्हें रोका है नालायक के तुम्हारा कॉलर पकड़ते नहीं तुम्हारा कॉलर पकड़ते हो जो मन में आता वही बोले जा रहे हो तुम लोग। अरे कॉलर नहीं पकड़ते देखिए वही सब भाई पलते हो तो तुम्हें रोका है नालायक के देखिए एयरपोर्ट चौकी प्रभारी हैं सुनीता और व्यापारी और मकान मालिक का विवाद हुआ था। उसी विवाद के बीच शिकायत पर पहुंची थी, लेकिन फिर जब उनके गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ तो गंभीर आरोप उन पर लग गए हैं और इस मामले की अब जांच की जा रही है। जो मन में आता वही बोले जा रहे हो तुम लोग। अरे कॉलर नहीं पकड़ते देखिए वही सब भाई पलते हो तो तुम्हें रोका है नालायक के तुम्हारा कॉलर पकड़ते नहीं तुम्हारा कॉलर पकड़ते हो जो मन में आता वही बोले जा रहे हो जो तो महिला दरोगा का गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद इस मामले की जांच चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर एयरपोर्ट जो चौकी है उसके अंतर्गत ही पूरा क्षेत्र आता है और यहां पर मकान मालिक ने शटर को गैस कटर से काटकर सामान फेंक दिया था, क्योंकि 2010 से यहां पर घड़ी की दुकान चल रही थी। कुछ विवाद था मकान मालिक और व्यापारी के बीच में और इसी विवाद के बीच दरोगा पहुंची थी, गाली गलौज में उनकी और ये वीडियो सामने आया। अब इस मामले में जांच हो रही है। तो गोरखपुर में एयरपोर्ट चौकी प्रभारी हैं सुनीता, जो मौके पर पहुंची थी और गाली देते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। वक्त है गांव शहर 100 खबर का। आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर एक्ट की खबर मिल रही है। पत्नी और दोनों बेटे समेत 7 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद अब गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। पूर्व मंत्री याकूब एंड सन्स की तलाश तो पुलिस को है ही, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। पत्नी समेत दोनों बेटों पर, यानी कुल मिलाकर के जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उस पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। याकूब कुरैशी की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लगातार पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है। टीमों का गठन तो हुआ ही है, लेकिन याकूब एंड सन्स की तलाश पुलिस को है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि खरखौदा में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब यानी तमाम जो प्रॉपर्टीज है, जो फैक्ट्री है, कारखाने हैं, वहां पर प्रशासन की नजर रहेगी, कुर्की की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए हरी झंडी जहां गैंगस्टर लगाया जा चुका है, याकूब, पत्नी और दोनों बेटों के ऊपर खरखौदा में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। गैंगस्टर लगने का मतलब कि अब प्रॉपर्टीज पर निशाना, प्रॉपर्टीज पर चाबुक चल सकता है। और सनुज हमारे साथ जुड़ गए। सनुज, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये 7 लोग इनको जोड़ दिया गया है, इनका नाम। अब किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि लंबे समय से इनको तलाशा जा रहा है पर ये ढूंढे नहीं मिल रहे। हाँ, देखिए 7 महीने से याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज सहित बाकी आरोपियों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन 7 महीने बाद ये लोग कहाँ हैं इसका पता नहीं लग पाया है। अब चूंकि एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने जो गैंगस्टर की संस्तुति की थी और डीएम ने उस पर अपनी मोहर लगा दी, जिसके खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी समजीदा, उनके बेटे इमरान और बेटे फिरोज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और याकूब के लिए अब तक का एक सबसे बड़ा झटका इसको माना जा रहा है, क्योंकि अब गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा होने के बाद जो पुलिस है वो 14A के तहत
जब्ती करवाई है वो करेगी। अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति याकूब पर है, याकूब के बेटों के नाम है या परिवार के नाम है, अब पुलिस उसके जब्ती की कार्रवाई करेगी। बाकायदा एक नोटिस जारी किया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये संपत्ति आखिर कहाँ से आई और कहाँ से आपने ये खरीदी है। इसी के साथ ही याकूब और उनके जो बेटे हैं और बाकी जो आरोपी हैं उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। अब पुलिस इस इनाम की राशि को बढ़ाने की तैयारी कर रही है और याकूब और उनके बेटों पर जो इनाम की राशि है वो बढ़ाकर कभी भी 50,000 रुपए की जा सकती है। या मैं आपको बताऊं कि देखिए 31 मार्च को मेरठ पुलिस प्रशासन की टीम ने हापुड़ रोड पर जो अवैध रूप से खरखौदा में मीट प्लांट चल रहा था, बाहर से मीट प्लांट बंद था, कोई उसकी परमिशन नहीं थी, मीट प्रोसेसिंग यूनिट भी चल रही थी और कई विभागों की टीम ने छापा मारा तो देखा कि बाहर से मीट प्लांट बंद और अवैध रूप से मीट प्लांट का संचालन चल रहा था। उसी के बाद से याकूब कुरैशी बसपा के पूर्व मंत्री कद्दावर नेता है, उनकी मुश्किलें बढ़ी, उनके परिवार सहित 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने कुछ आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन याकूब कुरैशी के बेटे इमरान, फिरोज और बाकी जो आरोपी हैं वो कहां है, इस सवाल का जवाब अभी तक मेरठ पुलिस के पास नहीं है। अब इस मामले में एसटीएफ को भी लगा दिया जाएगा और एसटीएफ भी याकूब और उनके जो दोनों फरार बेटे हैं अब उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका यही होगा कि याकूब की जो करोड़ों अरबों रुपए की जो फैक्ट्री है, अवैध रूप से जो मीट प्लांट है, अब उसको पुलिस जो है जब्त करने का काम करेगी और भी जो बिल्कुल जब्त करेंगे, कुर्की होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग कहां ऐसे छिप गए कि इनको पकड़ना मुश्किल हो गया। शुक्रिया सनोज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर है, रामपुर विधानसभा के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। मैनपुरी और खतौली के साथ ही चुनाव होगा, उपचुनाव है और 5 दिसंबर को मतदान होना है। साथ ही बड़ी खबर देहरादून से भी है, गैरसैंण में ही देहरादून ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से गैरसैंण को लेकर राजनीति होती है, गैरसैंण नहीं बल्कि देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 29 नवंबर से देहरादून में शीतकालीन सत्र होगा। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र के लिए शासन ने सूचना भेजी। तो इस बार सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और सत्र को लेकर के कहां होगा ये सत्र, गहमा गहमी की स्थिति थी, स्पष्ट नहीं थी लोकेशन की कहां पर होगा ये सत्र, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है। 29 नवंबर से देहरादून में ही शीतकालीन सत्र होगा। अनुपूरक बजट पर लेकर के भी चर्चा हो सकती है। हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। तो फाइनली पंकज, ये लोकेशन को लेकर के एक चीज क्लियर हो गई, अनुपूरक बजट को लेकर भी जानकारी आ रही होगी, क्या कुछ है इस पूरे मामले में लेकर? बिल्कुल, इसमें तो देखिए कई दिन तक लगातार ये गहमा-गहमी चलती रही। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार बार प्रतिपक्ष चलता रहा। उसमें ये कहते रहे कि सत्र कहाँ आयोजित किया जाना है। उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक ही बुलाई थी, लेकिन उसमें भी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन अब शासन की ओर से एक सूचना भेजी गई है विधानसभा को, जिसमें सत्र 29 नवंबर से विधानसभा का जो सत्र है वो देहरादून में ही कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जो सत्र है वो पहली बार तो देहरादून में ही होगा और 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक की सूचना भेजी गई है, क्योंकि 16 दिसंबर से उत्तराखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया जाना है। उससे पहले सभी तैयारियां कर ली गई हैं और शासन स्तर ने अपना प्रस्ताव भेज दिया। मुख्यमंत्री का अनुमोदन इस पे हो गया है, लेकिन अंतिम जो फैसला है इसमें तब वो कैबिनेट की जो 16 तारीख को बैठक होने जा रही है उसमें होने वाला है। तो कैबिनेट की मोहर के बाद सभी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना साफ हो गया है कि जो सत्र है, जिसको सत्र को लेकर जो राजनीति हो रही थी उसकी स्थिति स्पष्ट हो गई है, उसका स्थान तय हो गया है। गैरसैंण की वजह देहरादून में होगा, अनुपूरक बजट आएगा। वैसे पंकज, नई राजनीति नहीं है, जो भी सत्ता पक्ष में होता है वो गैरसैंण के लिए आवाज उठाता है, विपक्ष में होता है वो भी आवाज उठाता है, लेकिन दोनों पाले बदलते रहते हैं। इसके बाद क्या माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से कैसी आवाजें आएंगी? देखिए, विपक्ष की ओर से भी दबी जबान में ये कहा जा रहा था कि सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में ही होना चाहिए, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र है और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो कई विधायक ठंड की वजह से भी डर रहे थे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी यह मांग उठाई थी कि सत्र देहरादून में ही होना चाहिए और विपक्ष के विधायक भले ही कैमरे के सामने नहीं बोले थे मीडिया में, लेकिन उनके माध्यम से भी ये बात कही जा रही थी कि सत्र देहरादून में ही आहूत किया जाना चाहिए, क्योंकि गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहाँ ग्रीष्मकालीन सत्र होना चाहिए। लेकिन पुराने मुद्दे पर चर्चा नहीं, हर सत्र से पहले देहरादून या गैरसैंण वाली बात तो होती है, लेकिन फिलहाल चलिए विराम लगता है। देहरादून में ही सत्र होगा। 29 तारीख से अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।